यहाँ पर यदि सिंपल देखा जाए तो ना तो इस कंपाउंड से पहले, यदि हम न्यूट्रल कंपाउंड को देखते हैं तो इस कंपाउंड से पहले किसी प्रकार का कोई कैटायन नहीं है, और यहाँ देखोगे तो कोई एनायन भी नहीं है। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, इसका नाम हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। इससे पहले देखो लिगेंड्स कौन कौन से, एक यहाँ पर ये है Cl2 है, दूसरा NO2 है, तीसरा हमारे पास NH3 है। ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या है, लिगेंड्स। अब क्योंकि न तो इसके पास कैटायन है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाए तो वो तो है नहीं, यहाँ एनायन है तो एनायन भी है नहीं, ठीक है ना। एनायन का नाम भले बाद में लिख सकते हैं। और कैटायन और इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच स्पेस होता था। अब ऐसी भी कोई कहानी नहीं है कि जो है स्पेस किया जाए, तो हम सीधे यहां से शुरू करेंगे। किससे? इनमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल कौन आता है? क्लोरिडो आएगा, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो आएगा, या फिर अमीन आएगा। कौन आएगा बेटा अल्फाबेटिकली पहले? जो अल्फाबेटिकली, बिल्कुल राइट है ना। और यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए अल्फाबेटिकली, सबसे पहले ये आएगा अमीन। और अमीन का नाम क्या होता है? यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे इसको? कितने हैं अमीन? तीन है, देखो तीन NH3 है ना, NH3 के होल थ्राइस है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका नाम होगा, हम लिखेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब तीन, ट्राई। और ये क्या आएगा? अमीन आएगा। ट्राइअमीन हो गया। अब उसके बाद क्या आना चाहिए? क्लोरिडो आना चाहिए, नाइट्रिटो आना चाहिए? क्लोरिडो। बिल्कुल, क्लोरिडो कितने हैं? दो है, इसलिए क्या आएगा? डाई क्लोरिडो, है ना, डाई क्लोरिडो हो गया। अब देखो उसके बाद किसको आना है? ये है नाइट्रिटो, इसको हम बोलेंगे नाइट्रिटो। और नाइट्रिटो की संख्या एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो। लेकिन यहाँ एक चीज है बेटा, है ना, नाइट्रिटो, ये नाइट्रिटो हो गया। और फिर क्या होना चाहिए? देखो ये जो नाइट्रिटो है, इसके ये नाइट्रिटो क्या होता है? ये नाइट्रोजन से जो है जुड़ा हुआ है। एक और इसके पास दो चीजें हैं ना, देखो NO2 दो टाइप से जुड़ सकता है, या ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ सकता है या नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ सकता है। तो जो नाइट्रिटो होगा वो N नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। और डैश आएगा, फिर क्या आना चाहिए लास्ट में? कोबाल्ट। क्योंकि इससे पहले यदि कुछ और होता है तो कोबाल्टेट हो जाता है, लेकिन ये क्या है? केवल कोबाल्ट है, कोबाल्ट आ जाएगा। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा बेटे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है कि इसको x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, बाकी इस संख्या को कोई क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना होता है बेटा? -1। अब तक तो याद हो जानी चाहिए। और दो है इसमें क्लोरीन, इसलिए इंटू 2 हो जाएगा, है ना। x ये आ जाएगा x, और ये 2 हो जाएगा। नाइट्रिटो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ नाइट्रिटो है और अमीन है। नाइट्रिटो क्या होता है बेटा? नाइट्रिटो 1 माइनस होता है ना, ये याद रखना आपको, +1 माइनस चार्ज होगा इसमें। और अमीन कितना होता है? अमीन तो 0 होता है, इंटू 3, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा? x ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और +0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? x - 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर थर्ड ऐसा लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्राइअमीन, डाइक्लोरिडो, नाइट्रिटो, एंड कोबाल्ट थर्ड। इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस टाइप से इसका नाम लिखा जा सकता है, ये इसका नाम, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब आगे यदि देखें, इसका नाम क्या होगा? नेक्स्ट वाला है
यहाँ कुछ चीजें ऐसे हैं जो सिंबॉलिक दी हुई है, जैसे है PPH3। अब ये PPH3 क्या होता है ना? ये तो ठीक है, ये तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से, तो इसको हम जानते हैं। ये PPH3 क्या हुआ, तो इसका है बेटा ये है ट्राई फेनिल फॉस्फो, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेनिल फॉस्फीन है वो, है ना, फेनिल फॉस्फीन। ये फेनिल फॉस्फीन है। फेनिल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग का मतलब है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ, PH3 लगा हुआ, ये है फेनिल फॉस्फीन, है ना? फेनिल फॉस्फीन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फेनिल फॉस्फीन इसका नाम। बाकी आप लोग करो तो। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा इसको, कार्बोनिल, इसको बोलेंगे कार्बोनिल। बस बाकी आप लोगों को नाम आना चाहिए। हो गया? ये तो सेंट्रल मेटल आयन है, और ये दो क्या है इसमें, लिगेंड्स। दो क्या है बेटा इसमें, लिगेंड्स। हो गया? चलो ये देख लीजिए, इस प्रकार से इसका नाम होगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे बेटा, देखो हम शुरुआत करेंगे, कहाँ से करना है, ये होगा, देखो पेंटा कार्बोनिल, ये है कि पेंटा कार्बोनिल, देखो पेंटा और कार्बोनिल, ये देखो ये हो गया पेंटा कार्बोनिल। उसके बाद आएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये आ गया ट्राइफेनिल, ये देखो ये क्या है, ट्राइफेनिल फेनिल फॉस्फीन। और यहाँ पर क्या होगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा गलती हो रखी है, इसमें ट्राइफेनिल इस टाइप से होना चाहिए, ये होल थ्राइस होना चाहिए, है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, या फेनिल फॉस्फीन लिख सकते हो इसको, है ना, फेनिल फॉस्फीन। और फिर क्या आएगा, क्रोमियम, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं। और जीरो इसलिए हुआ कि इसका ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल, इसलिए इनको जीरो कर दिया गया, है ना। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया इस टाइप का इसका नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, इसको तो आ जाना चाहिए, ये निकिल है और यहाँ CO की होल 4 है, बस केवल इतना है, इसके बाहर कोई वो ब्रैकेट भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वैसे चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो सकता है, ये तो सिंपल है बेटा,
इसको तो बता सकते हो। पहले इसका नाम लिखना है और उसके बाद सीधे इसका नाम लिखना है। और CO को तो आप लोग जानते हैं, अभी बताया था मैंने, CO कार्बोनिल। बोलो इसका नाम बता दो। किया नहीं आप लोगों ने? सर टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल निकेल। निकेल, बस। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को मैंने अभी बताया, इसका 0 होता है ना, CO, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है बेटा, देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेट्रा कार्बोनिल। देखो टेट्रा, ये हमारे पास आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल और 0 इसलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये मॉलिक्यूल है कार्बन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपने आप में मॉलिक्यूल है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी, थोड़े डिफरेंट भी है ना। तो अब थोड़ा सा ज्यादा हम सीख गए, मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा अच्छा। ये देखो यहाँ पर वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, जैसे ऊपर वाला दिया गया ना, इस टाइप से नहीं आएंगे। जैसे निकेल है और ये DMG लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे DMG का मतलब क्या हुआ, है ना, क्योंकि DMG थोड़ा अलग कंपाउंड लग रहा है। तो इसका नाम है बेटा, उसे इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट, है ना, ग्लाइऑक्सोमेट। तो ये ग्लाइऑक्सोमेट है, देखो ये है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट, है ना। तो ये ग्लाइऑक्सोमेट हुआ। तो यहाँ पर ही 20 शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये 2 बार जुड़ा हुआ। यहाँ थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 20 शब्द का प्रयोग करते हैं। 20 का मतलब होता है 2, 30 का मतलब 3, यहाँ थोड़ा सा अलग है ना। ये 30 का मतलब 3 होता है, जैसे 20 का मतलब 2 हो गया। जैसे हम डाई लिख रहे थे ना, तो डाई इसके लिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल को उसके अंदर रखा गया। और फिर क्या आएगा बेटा, निकेल और सेकंड आ जाएगा। तो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं आपके लोगों के पास आने, लेकिन जानना जरूरी है। अब ये देखो यहाँ पर भी है, ये क्या है, C5 है और H5 है, क्या हो सकता है, जैसे C6H6 होता है, ये तो बेंजीन होता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइल, है ना, डाई इन इल, है ना। इस प्रकार से इसके लिए क्या आएगा, 20 का सब प्रयोग आएगा। देखो सारे 20 वाले हैं, आयरन और सेकंड इसका, क्योंकि इसके क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। इसी टाइप से देखो ये वाला है, यहाँ पर देखो ये तो सिंपल था, है ना, पर इसमें भी क्या है बेटा, देखो यहाँ पर ये C5H5N है ना, पिरिडीन बोलते हैं इसको। तो पिरिडीन ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग है ऐसे करके, और एक उसमें बीच में क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन लगा दिया जाता है और बाकी रिंग लगा देते थे, पिरिडीन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अमीन, ये वाला अमीन आ गया, है ना, डाइक्लोरिडो ये आ गया, फिर डू पिरिडीन हो गया, है ना। क्लोरिडो के बाद पिरिडीन, यहाँ पर हम कहते हैं क्लोरिडो, फिर उसके बाद पिरिडीन, और फिर सीधा आएगा प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि इसको ही निकाला जाता है। इसका क्या कर दिया उसने, 0, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है 0, ये दोनों क्लोरिडो। तो ये अलग अलग टाइप के थे, तो ये बहुत सारे बेटा, है ना, इनको हम और बाद में देखेंगे। दूसरा इसमें देखेंगे, अब चलते हैं समावयवता पे। इन यौगिकों में समावयवता होती है, समावयवता देखेंगे तो समावयवता किस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ यदि हम समावयवता को देखें तो समावयवता कितने प्रकार की हो सकती है, क्या होगा,
यदि हम यहाँ देखेंगे तो समावता क्या है, यहाँ पर समावता दो प्रकार की होती है। इसमें समावता होती क्या बेटा, इसमें यदि हम समावता को देखेंगे, समावता किसे कहते हैं, किसी को मालूम है समावता? देखो समावता होती क्या है कि जिसमें अणुसूत्र एक समान होते हैं। पहले हम देखेंगे समावता, और किसकी हम समावता जानना चाह रहे हैं। इस समय जो हम समावता पढ़ रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समावता। किसकी समावता? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो उपसहसंयोजी यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिकों की में समावता, इनमें समावता किसमें हो सकती है? समावयवता। जो हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक है, और उपसहसंयोजी यौगिक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावता क्या होती है? समावता होती है जैसे माना हमारे पास दो या दो से अधिक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक, है ना, यौगिक है मान लीजिए, तो यह दो से अधिक यौगिक है ना, जिनके अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे। मान लीजिए दो या दो से अधिक यौगिक जिनके क्या है? अणुसूत्र समान है। इसको ऐसे लिख लेना, आप लोगों को बोल रहा हूं तो आप लोग लिख सकते हैं, उसको बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके क्या होंगे? अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन उनकी जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगी। उनकी जो संरचना है वो कैसे होगी? संरचना कैसे होनी चाहिए? संरचना भी हो सकती है बेटा, और उसकी ज्योमेट्री भी हो सकती है ना। संरचना या त्रिविम व्यवस्था ऐसे भी लिख सकते हैं, या त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। संरचना एवं त्रिविम व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, समावयवी कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी। ये है समावयवी, इनको हम क्या बोलेंगे? समावयवी। ये देखो, इनको हम बोलेंगे समावयवी, है ना, आइसोमर। और इनके जो गुण होंगे, इन गुणों को कहते हैं समावयवता। ये क्या कहा जाएगा? समावयवता। तो हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी। अब इसको हम इंग्लिश में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें क्या होंगे? दो या दो से क्या होंगे? अधिक जो क्या होंगे? यौगिक होंगे, और उनकी जो क्या होगी? जो स्ट्रक्चर होगा और स्टीरियो आइसोमर होंगे, आइसोमेरिज्म होंगे, वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आइसोमर, है ना। और वो ये जो घटना होगी, जो इस फिनोमेना होगी, उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? आइसोमेरिज्म। तो ये इस प्रकार से हम इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि वहां पर क्या होना है? एक आइसोमेरिज्म होता है, और एक क्या होता है? आइसोमर होता है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू, है ना, टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम क्या होगा यहाँ पर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अणुसूत्र क्या होंगे उनके? समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। बट क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो एटम होंगे उनका डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम्स का, ठीक है ना। और ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमर। वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। ये आइसोमर कहलाएंगे, जिनका क्या होगा? आइसोमर कहलाएंगे। और द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और फिनोमेना क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो हम इस टाइप से हम आइसोमेरिज्म की
डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, जो मेनली जो आइसो, यदि हम इसको देखेंगे, जो समावता है उसके प्रकार को देखेंगे तो दो प्रकार की होती है। जो समावता होगी किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो इसके टाइप हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रकार जिसको हम बोलते हैं ना। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर हम प्रकार लिख सकते हैं, टाइप लिख सकते हैं। और दो प्रकार कौन सी है? पहला है इसमें, यदि देखेंगे तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं हम संरचनात्मक समावता। क्या कहते हैं इसको? संरचनात्मक समावता। ये क्या होगी? संरचना, जिसमें संरचनात्मक क्या होना है इसने? संरचना। ये है संरचनात्मक समावता। ये कौन सी संरचनात्मक? दूसरी जो प्रकार होगा इसमें वो कौन सी समावता होगी? ये तो संरचनात्मक समावता होगी। दूसरी जो समावता होती है उसको बोलते हैं स्टीरियो। क्या बोलते हैं उसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हो गया स्टीरियो। और हिंदी में कहा जाता है इसको त्रिविम। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविम समावता। त्रिविम समावता। तो मेनली कितने प्रकार की होगी समावता? दो प्रकार की। ठीक है ना? कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की समावता दिखाते हैं। लेकिन इन दो प्रकार में से जो पहला प्रकार है, कौन सा वाला? जो हमारे पास पहला है संरचनात्मक समावता। इसके फिर अलग अलग पार्ट है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके भी अलग अलग पार्ट है। अब यदि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसमें जो समावयवी होंगे उनकी संरचना भिन्न भिन्न होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना? माने उपसंयोजकों की संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर संरचना डिफरेंट होगी, इसलिए इसका नाम संरचनात्मक समावता। मॉलिक्यूलर अणुसूत्र एक समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन उनकी संरचनाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो संरचनात्मक समावयवी होंगे और ये घटना क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगी, है ना? यह संरचनात्मक समावता कहलाता है। अब देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप कितने हो सकते हैं? कितने टाइप के हो सकते? कितने प्रकार की हो सकती है संरचनात्मक समावता? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की हो सकती है? तो पहले होता है इसमें, जो नंबर एक है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहते हैं आयनन समावता। क्या बोलेंगे? आयनन समावता। यहाँ पर आयनन होता है ना? समावयता, ठीक है, आयनन समावता, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और इसको कहते हैं आयनन समावता। दूसरा जो होगा इसमें, दूसरा का जो टाइप होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा जो टाइप होगा वो होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना बेटा, ये अलग अलग होता है। यहां पर अलग होगा, और जब हम क्या पढ़ रहे होंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना? वहां पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके वहां पर चेन आइसोमेरिज्म होता है ना? टॉटोमेरिज्म होता है, चला होता, ठीक है ना? और बहुत सारे अलग 5 प्रकार की वहां भी होती है। यहाँ कितने प्रकार के? यहाँ 4 ही प्रकार के होंगे फिर, है ना? ये देखो, एक दूसरा नंबर क्या आएगा इसमें? लिंकेज, इसको बोलते हैं बंधक।
क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। और लिंकेज को बोलते हैं बेटा बंधक। क्या बोलते हैं? बंधक समावर्तन, सॉरी समावयवता, है ना, ये बंधक आइसोमेरिज्म। तीसरा जो नंबर होगा इसमें वो कौन सा वाला होगा? तीसरा होता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेट या हाइड्रेट बोलेंगे उसको, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रेट भी कहेंगे, है ना। समावर्तन। और चौथा जो प्रकार होगा वो कौन सा प्रकार के होंगे? ये तो तीन हो गए। चौथा प्रकार का जो होगा ये होगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं समन्वयी समावयवता। ये तो हो गए स्ट्रक्चरल वाली। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था जिसके हमने 4 प्रकार बताया। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा यहाँ पर क्या होगा बेटा? दूसरा हमारे पास आता है त्रिविम समावर्तन, है ना। इसके बाद और भी है इसमें, जैसे मेन तो 4 ही हो गई, लेकिन इसके बाद और भी हो सकती है। एक होती है इसमें 5वें नंबर देखेंगे तो लिगेंड समावर्तन हो सकती है ना, जिसमें लिगेंड डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिगेंड आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। मेन तो हमारे पास ये 4 ही है ना। उसके बाद होगा लिगेंड। लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं लिगेंड समावर्तन। ठीक है। और एक लास्ट है इसमें बहुलीकरण वाला, छठी टाइप का, है ना, वो होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। अभी इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे, क्या क्या चीज हो सकते हैं ना बहुलीकरण। ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है बेटा, ये मेनली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार की होती है ना। कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 प्रकार के होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं ना। नंबर 1 तो होगी इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल, जिसको हम बोलते हैं ज्यामिति। ज्योमेट्रिकल ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल ये आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? ज्यामितीय समावर्तन। ये पूछी जाती है, इनमें से ये पूछी जाती है ना, क्योंकि चैप्टर छोटा है इसलिए इसमें से छोटे छोटे पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावर्तन। ये ज्यामिति है ना। दूसरा इसमें क्या होगा? जो दूसरे प्रकार के होंगे इनमें अलग अलग ज्यामिति में भी बहुत सारे प्रकार के हैं। दूसरा बेटा इसमें प्रकाशिक समावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावर्तन। ये प्रकाशिक समावर्तन। तो यहाँ पर हमने पूरे आइसोमेरिज्म को एक खाके के रूप में देख लिया है ना,
जो आइसोमेरिज्म है, जो समावता है, वो दो प्रकार के होंगे। एक होगी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पुनः हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। लेकिन स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार की होती है, एक ज्योमेट्रिकल होती है, एक ऑप्टिकल होती है। अब इनमें भी फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या ज्योमेट्री किस प्रकार से उसकी ज्यामिति कैसे कैसे होगी, है ना। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, ये करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, है ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से लगभग कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला पार्ट है वह है, मान लीजिए हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का संरचनात्मक समझौता का पहला पार्ट लेते हैं और वह है आयनन समझौता। कौन सी समझौता है, आयनन समझौता। ठीक है ना, ये हो जाएगा आयनन समझौता। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता होगा बेटा, इस ऐसी जो आइसोमेरिज्म है इसमें होता क्या होगा, यहाँ कोई ज्यादा चीजें नहीं है। इनका पहला है कि इस प्रकार के जो क्या होंगे, इस प्रकार की जो समानता होगी, इस प्रकार के जो उपसहसंयोगी यौगिक होंगे उनके अणुसूत्र समान होंगे। उपसहसंयोगी यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे, अणुसूत्र समान, पहली कंडीशन है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो उनका क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम होगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अभी डेफिनेशन के फॉर्म में मैं बता दूंगा, इनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, है ना। इस प्रकार की समानता में क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वे उपसहसंयोगी यौगिक जिनके विलयन में क्या होगा, प्राप्त आयन भिन्न भिन्न आयनन समावी, भिन्न भिन्न क्या देते हैं, आयन देते हैं। या हम कह सकते हैं वे उपसहसंयोगी यौगिक जिनके विलयन में प्राप्त आयन भिन्न भिन्न, माना हमने इसका आयन क्या बनाया, विलयन बनाया, तो विलयन में क्या हुआ, आयन भिन्न भिन्न होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आयनन समावी कहलाएंगे। और ये समावता क्या कहलाएगी, आयनन समावता। यानी कि वे उपसहसंयोगी यौगिक जिनके विलयन में प्राप्त आयन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आयनन समावी कहलाएंगे। और ये जो क्या होगी, ये जो समावता होगी आयनन समावता कहलाएगी। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग द सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट गिव डिफरेंट आयन, but give different ion in their aqueous solution, but give different ion in their aqueous solution। उनके जो aqueous solution में है वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के आयन देंगे। तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगी, ये कहलाते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है ना, आर कॉल्ड आयनाइजेशन, आर कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमर, है ना। और द फिनोमिना इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों को इस टाइप से करना। अब इनको समझते एग्जांपल बाय एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कैसे होता होगा। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, है ना, और उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते पहले, ये हमारे पास एग्जांपल है
ये देखो, मान लीजिए हमने लिए CO, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा NH3 और इसका होल 5 Br और SO4। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये अलग अलग आयन देगा। कैसे दे सकते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमने इसको किसमें डाला बेटा, इसको विलियन बनाया, तो विलियन क्या हुआ, विलियन में क्या होंगे अलग अलग। जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, यदि मान लीजिए CO Br और यहाँ पर हमारे पास है ये NH3 की होल 5, NH3 की होल 5 है ना, और इसको ब्रैकेट के अंदर हमने ऐसे लिख लिया है ना, और ये है सल्फेट SO4। यहाँ पर क्या आयन देगा, मान लीजिए इस, यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या आयन देगा, क्योंकि ये तो अलग होते नहीं बेटा, ये तो अलग हो ही नहीं सकते, ये तो इसके अंदर रहेंगे है ना, ये क्या होंगे, इसके अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं हो सकते, और ये अलग हो सकते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के आयन बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो बनेगा CO Br और NH3 की होल 5, और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। और दूसरा देखोगे तो इसमें दो क्या होंगे, माइनस चार्ज आएंगे, प्लस चार्ज आएंगे सॉरी, और प्लस क्या होगा, सल्फेट आयन अलग बन जाएगा, इसमें दो माइनस चार्ज आएंगे। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, कैसे हो सकती है, कि जब ये क्या करें, ये ऐसे देखो, ये फॉर्मूला तो ऐसे ही है ना, अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे माना CO है ना, और यहां पर हमने क्या किया, NH3 की होल 5 कर दिया, और जो SO4 है उसको हमने अंदर ले ली ऐसे ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रोमीन था वो बाहर ले लिया। अब क्या होगा, इनका फॉर्मूला तो एक जैसा है, लेकिन जो संरचना, ये जो फॉर्मूले हैं ये अलग अलग होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ये क्या होंगे, डिफरेंट आयनिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर यदि आयन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखो CO, और यहाँ पर क्या होगा NH3, इसका होल 5 SO4, ये तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है बेटा, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये आयन के फॉर्म में नहीं होंगे, और जो ये ब्रोमीन है ये माइनस के रूप में आ जाएगा। तो क्या बताया हमने कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान था, देखो फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का समान था, लेकिन जो क्या है उसके आयनिक फॉर्मूले हैं वो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, ये अलग अलग आयन देते हैं। यहाँ पर अलग आयन दे रहा है, यहाँ पर देखो ये दो, एक सल्फेट बना, एक ये वाला बना, तो ये अलग अलग आयन दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, इनमें आयनन समानता दिखाता है ना, कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, आयनाइजेशन दिखाएगा, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इनको यदि देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के समान होंगे है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिया CO कोबाल्ट लिया, और यहाँ पर NO2 लिया, NO2, ठीक है ना, और फिर क्या लिया NH3, और इसको होल 5 किया, और इसको बड़े ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रख दिया, और यहाँ पर क्या होगा SO4, और दूसरा इसी का यही वाला फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को देखते हैं तो किस प्रकार से आता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ये CO, यहाँ पर आएगा SO4, और यहाँ आएगा NH3, और इसका होल 5, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ NO2, तो इससे हम पहचान पाएंगे, देखो ये आयन अलग बनेगा, ये वाला आयन अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर SO4 है, और यहाँ देखो सल्फेट आयन है, ये NO2 है। तो इनमें हम देख सकते हैं, जैसे मान ये दो दिए थे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे का मतलब यहाँ पर देखोगे तो एक CO कोबाल्ट है, NO2 एक है, यहाँ भी है, देखो यहाँ भी एक है, NH3 5 है, यहाँ पर NH3 5 है, सल्फेट आयन एक है, सल्फेट आयन एक। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है,
लेकिन उनके क्या करेगा, वो आयन्स अलग अलग देंगे। जब हम इनको किस में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसके आयन अलग अलग होंगे। आयन कैसे अलग अलग होंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये किस प्रकार का आयन बना देगा, CONO2, और एक पहचानना बेटा आप लोगों के पास आएगा पहचानने के लिए, NH3 एक आयन तो ये बन जाएगा, इस पे बन जाएंगे 2 माइनस चार्ज, और एक बनेगा सल्फेट आयन SO4 ये पॉजिटिव होगा, ये -2 नेगेटिव चार्ज, ये इस प्रकार का आयन देगा। जबकि ये क्या करेगा, ये यहाँ पर देगा CO और SO4 और NH3 ये इस एक आयन ये बनाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और एक NO2 हो जाएगा, प्लस हो गए माइनस हो गए, है ना। इस प्रकार से आयन बन जाएगा। ये देखो ये अलग अलग आयन बना देगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो फॉर्मूले आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा उसको, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसका पार्ट भाई, ये है पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा यदि हम देखें इसके बाद वाला ये देखेंगे, तो दूसरा है इसमें हाइड्रेटेड। देखो नाम से पता लग रहा है आयन अलग अलग होंगे, है ना, जिसमें आयन अलग अलग होंगे वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और अब पहचान जाएंगे आप लोग के आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हम कैसे कैसे अलग कर सकते। दूसरा पार्ट है इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको हम हिंदी में भी क्या बोल रहे थे, हाइड्रेट बोल रहे थे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसमें जो इस प्रकार की जो समावता होगी, है ना, समावयवी एक समावयवी क्या होगा, जल के लिगेंड के रूप में होगा। एक जो समावयवी होगा जल के लिगेंड के रूप में होगा, है ना, के रूप में। और दूसरे समावयवी क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं। एक तो क्या होगा, जल लिगेंड के रूप में रहता है, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे समावयवी में जल क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो एक में क्या होगा, एक में तो जल H2O लिगेंड्स के रूप में रहेगा, एक क्या होगा, लिगेंड्स के रूप में रहेगा, और एक में क्या होगा, जो H2O होगा वो क्रिस्टल के रूप में रहेगा। बस ये देखो, एक में एक समावयवी में जल क्या होगा, लिगेंड्स के रूप में रहेगा, और दूसरे में क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो क्या होंगे, समन्वय क्षेत्र में क्या होंगे, आयन उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार की जो समावत होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रेटेड समावत होगी। अब इसका एग्जांपल देख करके समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास है Cr, है ना, Cl3 और 6 मॉलिक्यूल H2। ये एक एग्जांपल है। अब ये किस प्रकार से देगा, है ना, तो यहां पर देखो सॉरी, पहला एग्जांपल देखते हैं तो किस प्रकार से आएगा। हमने क्रोमियम लिया, क्रोमियम तो लेना ही है, एक क्रोमियम लेंगे। Cl कितने हैं यहाँ पर, देखो Cl 3 है, लेकिन हम तीनों को नहीं ले रहे हैं, है ना, हमने Cr लिया और H2O का होल 6 किया है। क्या क्या बेटा, H2O का होल 6, और इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिख लिया ऐसे, और जो क्लोरीन है इनको बाहर लिख लिया Cl। यहां पर यदि देखोगे इस वाले में H2O क्या है, लिगेंड्स। अब इसका दूसरा रूप बना लेते हैं, दूसरा समावयवी बना लेते हैं। कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं करना। ये बैंगनी रंग का होता है बेटा, है ना, इसको हम कैसे रंग, किस रंग का दिखाई देता है, बैंगनी रंग का दिखाई देता है। हमारे पास वायलेट कलर होता है, कैसे कलर, वायलेट कलर, ठीक है ना, बैंगनी कलर आ जाता है। क्या होगा, बैंगनी कलर, वायलेट कलर। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे देखो हम लिखेंगे फॉर्मूला इतना ही, इससे बाहर नहीं जाना हमने, लेकिन कुछ लिगेंड्स कर देना, कुछ अलग अलग, है ना। यहाँ पर देखो हमने लिया क्रोमियम, यहाँ लिया, ब्रैकेट ले लेंगे,
Cl भी ले लिया, एक अंदर ले लिया, आप देखो लिगेंड से यहाँ भी, और H2O क्या कर दिया, H2O का होल 5 कर दिया, पहले 6 था ना 5 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, Cl2 लिखा बाहर और डॉट करके H2O। देखो यहाँ जो H2O है ये क्रिस्टल फॉर्मेट में, ये वाला है ना, तो इसका हल्का हरा रंग हो जाता है। कैसे होता है, हल्का हरा रंग के हो जाता है। कैसा रंग होगा, लाइट ग्रीन, इसको हम बोल सकते हैं। कैसे ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, हल्का हरे रंग का होगा। और तीसरा भी इसका आइसोमेरिज्म, आइसोमर हो सकता है। जो तीसरे टाइप का देखो, सब पानी की वजह से हो रहा है। पानी की संख्या लिगेंड्स और क्रिस्टल में अलग अलग हो रही, तो तीसरा किस प्रकार से हो सकता है, CrCl2 ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे, H2O का कितना हो जाएंगे, H2O का होल 4 कर देंगे, कितने हो जाएंगे 4, और इसमें से जो 2 H2O बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, Cl हो जाए, 2 Cl2 अंदर चले गए, है ना, और यहाँ क्या आएगा 2H2। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो ये डार्क कैसे हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, कुछ H2O लिगेंड्स के रूप में रह रहे हैं और कुछ में H2O क्रिस्टल के रूप में, और उनकी समानता डिफरेंट। यहाँ पर अंग्रेजी में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट compounds having same molecular formula but differ in solvent. Molecule H2O is directly attached to the metal atom or ion, or present in free solvent molecules in the crystal lattice are called hydrated isomer, or this phenomena is called hydrated isomerism। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, और एग्जांपल हमने बता दी। देखो यहाँ पर केवल H2O की संख्या, यदि हम सिंपल देखेंगे, H2O की संख्या अलग अलग है, बाहर और अंदर। यहाँ 2H2O, यहाँ 4 हो गए, है ना, तो इस यहाँ पर इसलिए इसका कहलाएगा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास है, वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे आप लोगों को। तो मुझे लगता है इतना बहुत है यार।